नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। इससे पहले हमने क्लासेस में महानदी अपवाह तंत्र को बहुत ही डीपली कवर किया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब आज हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इसमें हम देखेंगे कि गोदावरी नदी है वो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसके दक्षिणी साइड में बहती है। तो जो दक्षिण की जितनी भी नदियाँ हैं वो गोदावरी नदी के साथ जाकर मिलती है, इसलिए गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में आता है। तो इसकी दिशा क्या है? गोदावरी नदी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर इसकी जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो कितना है अपवाह तंत्र का? तो 28.64 है। 56.15 के साथ महानदी सर्वाधिक है। उसके बाद दूसरे क्रम पर आती है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र 28.64। पहले क्लास को अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देख सकते हैं। फिर इसका जो विस्तार है वो कितना है? तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर ये दूसरे क्रम में आता है, मैंने बताया आपको। इसकी जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? तो इंद्रावती और सबरी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। फिर गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती, जो छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। इंद्रावती गोदावरी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ये ध्यान में रखना है। परियोजना क्या है? तो गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है। गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना है जो कि तीन राज्य आपके छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित है। पोलावरम परियोजना के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये परियोजना छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। तो हमारा छत्तीसगढ़ से भी विवादित है ये परियोजना, इस वजह से आपको पढ़ना है। कोई भी परियोजना विवादित क्यों होती है? क्योंकि नदी का पानी जिन जिन राज्यों से जाता है उन राज्यों के बीच मतभेद होता है कि हम पानी का कितना इस्तेमाल करेंगे। उसी नाम से ही परियोजनाओं के ऊपर विवाद होते रहता है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में बीजापुर पर भद्रकाली से कोट्टरू तक 15 किलोमीटर तक बहती है। अब गोदावरी नदी मैंने आपको बताया था कि ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहती है। आप देख पा रहे होंगे जैसे इस मैप में ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है। तो इसमें जो गोदावरी नदी है वो आपके यहाँ से कोट्टरू तक, भद्रकाली जो भोपालपट्टनम है वहाँ से कोट्टरू तक 15 किलोमीटर तक बहती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रहना है। गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है या नहीं? तो दक्षिण पश्चिम सीमा बीजापुर पर भद्रकाली से कोट्टरू तक बहती है 15 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इस नदी अपवाह तंत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ होगी, जिससे मुख्य हमने पढ़े थे इंद्रावती और सबरी। तो हम इंद्रावती को देखते हैं। अब इंद्रावती को जो सहायक नदी वो भी बहुत सारी होंगी, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि ये भी दक्षिण छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, बस्तर की जीवन रेखा कह लो आप। तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका जो प्राचीन नाम है वो मंदाकिनी है। मंदाकिनी, इंद्रावती का जो प्राचीन नाम है वो मंदाकिनी है। जैसे मांड नदी का था आपका मंदवाहिनी या मंदगा। मंद नाम से आपके 3 नदियों के नाम आ गए, तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे महानंदा है, तो महानंदा है। वैसे ही महानद था, महानद आपका हसदेव था, वो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होता है। यहाँ मंदाकिनी है इंद्रावती का नाम, और मंदगा है या मंदवाहिनी है आपके मांड नदी का नाम। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है। ये बार बार कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा? तो आपको बार बार पढ़ने से ही कन्फ्यूजन दूर होगा। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है आपके मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से। कैसे याद होगा सर? तो आप इसको याद कर लेंगे। इंद्रावती को किसी नाम से याद कर लेना। इंदिरा है कोई, वो मुनगा खाती थी। मुनगा खाती थी, आप मुंगेर पर्वत याद रख सकते हैं। ठीक है। और कैसा मुनगा? तो काला मुनगा। फिर इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी में ये जाकर मिल जाती है।
तो ये आपको याद रखना है। विसर्जन कहाँ होता है, तो भद्रकाली नामक स्थान पर ये गोदावरी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, तो 264 किलोमीटर। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक लंबाई के क्रम के आधार पर नदियों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था। ठीक है, तो ये 264 किलोमीटर में आती है, तीसरी लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र आपका बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में है। प्रवाह क्षेत्र आपका बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में क्षेत्र में होता है। तटीय शहर कौन कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर जो आपका है वो इंद्रावती के तट पर है। जगदलपुर हो गया आपका, बारसूल हो गया, भोपालपट्टनम, जहाँ पर वो जाकर गोदावरी से मिल जाती है। तो जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, इन तीनों को याद रखना है आपको। फिर जलप्रपात देखेंगे तो इसमें 2 जलप्रपात बनते हैं मुख्य रूप से। एक चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा बोला जाता है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का नियाग्रा क्यों, क्योंकि बहुत ही चौड़ा जलप्रपात है। आप देखेंगे, आपने अगर कभी गए होंगे चित्रकूट जलप्रपात तो आपने देखा ही होगा कि बहुत चौड़ा जलप्रपात है। इस वजह से इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, जो बस्तर में पड़ता है। कौन सी नदी पर, तो इंद्रावती नदी पर। फिर एक है सातधारा जलप्रपात। सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही है, लेकिन ये बीजापुर में है, बीजापुर में है। ठीक है, ये हम आगे और देखेंगे जलप्रपात का जब चैप्टर कवर करेंगे तो। फिर इसकी प्रवाह की दिशा किस ओर है, तो प्रवाह की दिशा है अपनी पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कैसे, तो ये उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ की ओर बहती है। तो उड़ीसा हमारे पूर्व में है और हम उड़ीसा के पश्चिम में हैं। मैंने आपको भौगोलिक स्थिति में बताया था कि छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के दृष्टिकोण से पश्चिम की दिशा में। तो वहाँ से जो भी नदी निकल कर हमारे छत्तीसगढ़ में बहेगी तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। तो इसकी जो बहाव की दिशा क्या है, किस ओर है, पश्चिम की ओर। और एक पर्वत के बारे में भी मैंने बनाया था, केशकाल पर्वत, जो कि महानदी और इंद्रावती के बस मध्य जल विभाजक पर्वत का कार्य करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक हिसाब से पढ़ेंगे तो देखना ये राइमिंग में बनता है। ये सारी जो नदियों के नाम है ना, एक राइमिंग टाइप से लगते हैं, जैसे कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी, र सब में आते हैं। तो इसको ऐसे ही याद करना फ्लो में, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी। लगातार आप जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही वो याद हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ। और दक्षिण से कौन कौन से है, तो तालबेरू, चिंतावांगू, डंकनी, शंखनी। तालबेरू, चिंतावांगू, डंकनी और शंखनी। तालबेरू, चिंतावांगू, डंकनी और शंखनी और डंकनी। तो शंखनी और डंकनी हमारे छत्तीसगढ़ में। ये तालबेरू और चिंतावांगू जो है वो दूसरे राज्य से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। तो डंकनी और शंखनी पे विशेष ध्यान देना है हमको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब आगे तो इसके बारे में कुछ और मुख्य की पॉइंट है। जैसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी नदी मैंने पहले बताया, इंद्रावती को कहा जाता है। फिर गोदावरी, बेसन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। ये गोदावरी की सर्व प्रमुख सहायक नदी भी है और ये अध्यारोपित नदी होती है। जो इंद्रावती है एक अध्यारोपित नदी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो इंद्रावती की सहायक नदियाँ अभी पढ़ा हमने, कोटरी, निबरा, गुडरा, नारंगी। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ना है हमको। तो जो कोटरी नदी है वो हम जब देखेंगे कोटरी नदी, तो ये निकलती है परलकोट, कोट दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे कोटरी नदी। कोटरी नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है, परलकोट है। सॉरी, ये निकलता नहीं है वहाँ से, ये उसका प्राचीन नाम है परलकोट। परलकोट की जगह में हमने पढ़ा था 3 नदियों का संगम। पिछले क्लास में हमने देखा था 3 नदियों का संगम परलकोट के स्थान पर। तो कोटरी नदी का पुराना नाम भी परलकोट था, इसी के नाम पर इसका नाम कोटरी है फिलहाल। ठीक है, अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो राजहरा की पहाड़ी से होता है। राजहरा की पहाड़ी से कोटरी नदी का उद्गम होता है। मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और सबको एक साथ कवर करना है और जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। और धारा प्रवाह मैं पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ कि धारा प्रवाह पढ़ाने से एक तो पढ़ने वाला जो है, सुनने वाला वो कॉन्सेंट्रेशन होकर सुनता है। अगर मैं धीरे पढ़ाने लगूँ तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ाने से एक फ़ायदा ये भी है। तो अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी तो आप इसको स्लो करके सुन भी सकते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। राजहरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो लखमा जो हम कल पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो नदियों का लंबाई का क्रम था मैंने आपको याद किया था। तो यहाँ कोटरी नदी आपको 135 किलोमीटर पर मिलेगी, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कोटरी नदी 135 किलोमीटर है। ये इंद्रावती में बीजापुर के सम्मुख विसर्जित होती है, इंद्रावती में मिलती है बीजापुर के सम्मुख। और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कोटरी नदी है। ये जस्ट इंद्रावती की आधी लंबाई में भी है, 264 में इंद्रावती है, 135 में है, ये भी याद रख सकते हो आप। फिर कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जो कोटरी नदी का जो बेसिन है परलकोट से निकलती है कांकेर क्षेत्र से, तो ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, आप देखेंगे मैप के हिसाब से दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर
अगली नदी देखते हैं नारंगी नदी। नारंगी नदी को ऐसे याद रखना, नारंगी मकड़ी, नारंगी मकड़ी से याद रख लेना। माकड़ी, माकड़ी कहाँ है तो कोंडागांव, माकड़ी फेमस है। माकड़ी में एक ढाबा भी है, माकड़ी ढाबा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो फेमस है, अगर कोई गया होगा तो जरूर जानता होगा। तो नारंगी नदी माकड़ी से निकलती है कोंडागांव, इंद्रावती में जाकर मिल जाती है चित्रकूट के समीप, चित्रकूट के समीप ये इंद्रावती में जाकर मिल जाती है। अब कोंडागांव से निकलती है तो कोंडागांव शहर ही इस नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है, कोंडागांव शहर ही इस नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, फिर है डंकनी नदी। डंकनी नदी जो है, बाकी को भी पहले देख लेते हैं, निबरा गुडरा बोर्डिंग को, फिर डंकनी संगनी को एक साथ देख लेंगे, तो ये उत्तर की वाली एक साथ कवर हो जाएगी। तो अभी हमने कोटरी और नारंगी को देखा, उसके साथ में निबरा देखेंगे तो निबरा को अंतागढ़, निबरा आपके अंतागढ़ से निकलती है और इंद्रावती नदी पर भैरमगढ़ के समीप मिल जाती है, भैरमगढ़ के समीप मिल जाती है। तो अंतागढ़, अंतागढ़ भैरमगढ़, अंतागढ़ से निकलती है भैरमगढ़ में मिलती है, तो अंतागढ़ भैरमगढ़, निबरा जो है अंतागढ़ से भैरमगढ़, ऐसे याद रख लेना। अंतागढ़ जो निबरा है वो अंतागढ़ से भैरमगढ़, इतना ये इस लाइन में याद रखोगे तो पता रहेगा। अंतागढ़ से भैरमगढ़, निबरा, निबरा क्या है नदी, तो इसके बीच में बहती है वो, ठीक है। तो अंतागढ़ से निकलती है तो उद्गम, भैरमगढ़ में मिलती है तो उसका विसर्जन। फिर गुडरा, गुडरा का उद्गम क्या है तो अबुझमाड़ से होता है, अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर से होता है गुडरा का उद्गम, और इसका विसर्जन कहाँ होता है तो इंद्रावती बारसूर में होता है, इंद्रावती के बारसूर में होता है। जो गुडरा नदी का उद्गम है वो अबुझमाड़ से होता है, और कहाँ विसर्जित होते हैं तो बारसूर में, इंद्रावती नदी में। इंद्रावती की सहायक नदी तो सारी नदियाँ इंद्रावती में जाकर मिलेगी, आप स्थान विशेषकर याद रखेंगे, अबुझमाड़ से बारसूर, अबुझमाड़ से बारसूर गुडरा, ठीक। और जो बोर्डिंग नदी है, बोर्डिंग ये भी कोंडागांव से निकलती है, कोंडागांव से आपकी नारंगी नदी भी थी, ये भी कोंडागांव से निकलती है बोर्डिंग नदी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता, कोंडागांव आपके नारंगी नदी के किनारे ही बसती है, ठीक है, न कि बोर्डिंग। तो बोर्डिंग कोंडागांव में है, ये बोध घाट के, तो बोर्डिंग जो है बोध घाट के पास मिल जाती है, बोर्डिंग जो है बोध घाट के पास मिल जाती है, बोर्डिंग बोध घाट के पास मिल जाती है, ये याद रखिएगा। अब डंकनी और शंखनी के बारे में हम पढ़ लेते हैं सॉरी, फिर डंकनी और शंखनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो डंकनी नदी है वो डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है, डंकनी डांगरी, डंकनी डांगरी डर से, डंकनी नदी डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है और ये इंद्रावती में जाकर मिल जाती है। और ये डंकनी नदी सहायक नदी किसकी है तो शंखनी है। अब जो इंद्रावती है वहाँ पर ना आप देखेंगे तो डंकनी और शंखनी उसकी सहायक नदी है, लेकिन जो डंकनी ना वो पहले शंखनी में, सॉरी जो शंखनी है ना वो डंकनी में आकर मिल जाती है, और ये डंकनी फिर आगे चल के इंद्रावती नदी में मिलती है, ठीक है। ले अब ये जो यहाँ पर मिलती है ना जो डंकनी और शंखनी नदी, वहीं पर ना एक मंदिर है जो बहुत फेमस मंदिर है, वो है आपकी दंतेश्वरी माता मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर जो है दंतेवाड़ा में स्थित है, और कहाँ पर तो डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर। आप अगर गए होंगे दंतेश्वरी मंदिर तो वहाँ देखे होंगे पीछे नदी बहती है, वो डंकनी शंखनी नदी है, संगम के बाद जस्ट आगे मंदिर है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है शंखनी, डंकनी की सहायक नदी शंखनी है, शंखनी डंकनी में जाकर मिलती है, न कि शंखनी में डंकनी, ये याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं शंखनी नदी। अब जो शंखनी नदी है वो नंदीराज चोटी से निकलती है, जैसे डंकनी नदी है डोंगरी क्षेत्र से निकलती है ना, ये आपके डांगरी क्षेत्र से, वो उसी प्रकार शंखनी नदी जो है वो आपके नंदीराज चोटी से निकलती है, बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से, बैलाडीला पहाड़ी से नंदीराज चोटी से निकलती है। ये कहाँ विसर्जन होती है तो डंकनी नदी में, मैंने अभी बताया शंखनी डंकनी में जाकर मिल जाएगी, और फिर आगे वो इंद्रावती में जाकर मिलती है। डंकनी शंखनी के जो संगम पर एक माता का मंदिर है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है दंतेवाड़ा में, याद रखना। अब जो शंखनी नदी है वो हमारे राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है, हमारे राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो शंखनी नदी, ये याद रखिएगा। और इसका जल कैसा है तो रक्ताभ लाल है, शंखनी नदी का जो जल है वो रक्ताभ लाल है। इसका मैं याद करा देता हूँ आपको, शंखनी नदी नंदीराज चोटी से, तो देखना शंख जो है विशेषकर भगवान लोग पकड़े रहते हैं, और नंदी भी क्या है भगवान का रूप है एक, तो आज रखना शंख नंदी, शंख नंदी, अलग अलग प्रकार के शंख आते हैं, तो वो आप एक प्रकार का अपने से जोड़ लेना, नंदी शंख, नंदी शंख, तो नंदीराज चोटी से शंखनी नदी निकलती है। ये था आपकी इंद्रावती की कुछ सहायक नदियाँ, इनके बारे में हमने पढ़ा। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी तो गोदावरी की, गोदावरी अपवाह तंत्र की एक नदी हुई कंप्लीट। अब आगे हम देखते हैं शबरी नदी। शबरी नदी जो है वो इंद्रावती की दूसरी सहायक नदी है, इंद्रावती बोलता हूँ, गोदावरी की। तो इसका जो पुराना नाम क्या था कोलाब नदी है, शबरी नदी की जो प्राचीन नाम है वो कोलाब नदी है।
ये कहाँ से निकलता है? तो नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से निकलती है। नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से निकलती है। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सबरी नदी का। फिर ये आंध्र प्रदेश के कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। तो कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुनावरम में। आंध्र प्रदेश के कुनावरम में जाकर मिलती है गोदावरी नदी से। इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। हंस के मारा ऐसे करके याद किए थे, हंस है हंसदेव, सर से सबरी 176 था, 173 था, पिछले क्लास में आपने देखा होगा। तो 173 किलोमीटर है। फिर प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो कौन से क्षेत्र में बहती? तो बस्तर और सुकमा में। बस्तर और सुकमा में उड़ीसा से निकलती, बस्तर में एंट्री करते, सुकमा होते हुए ये आंध्र प्रदेश जाती है। तो बस्तर और सुकमा में बहती है। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है। सबरी नदी दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी द्वारा निर्मित होती है। ठीक, फिर सहायक नदी में कौन कौन सा? तो मालगेर और कांगेर नदी। मालगेर नदी और कांगेर नदी। मालगेर और कांगेर ये सबरी की सहायक नदियां हैं। मालगेर और कांगेर दोनों को याद रखना है। कांगेर की भी सहायक नदी कौन सी? तो मुनगा बहार। ये मुनगा बहार बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसी मुनगा बहार नदी पर आपकी तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, आगे देखेंगे उसे। तो मालगेर कांगेर इसकी सबरी की सहायक नदी है, और कांगेर में भी मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी, ये याद रखना। फिर गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। रानी दरहा ये सुकमा में है, और गुप्तेश्वर जलप्रपात दोनों, ठीक है, आपके सुकमा में। कौन सी नदी पर? तो शबरी नदी पर, ये याद रखना है आपको। अब सबरी एक रानी थी, ये गुप्त बात है। अब इस लाइन को याद रखने का आप देखना, सबरी तो एक सन्यासी थी, लेकिन आप याद रखना कि गुप्त बात है कि वो रानी थी। सबरी ही रानी थी, ये गुप्त बात है। यहाँ से आपके दोनों जलप्रपात याद हो जाएंगे, सबरी नदी पर गुप्तेश्वर और रानीदाह। ठीक, यहाँ पर लिखा भी हुआ है रानीदाह जलप्रपात जो है वो अलग है, रानी दहरा अलग है। ठीक है, और रानी दरहा अलग है। रानी दरहा अभी हम लोग पढ़े, रानी दरहा, रानी दहरा है जो कवर्धा में है, और रानी दहा जो है वो जशपुर में। तो ये सभी अलग अलग जलप्रपात है। ठीक है, ये याद रखना। जलप्रपात वाले में और अच्छे से बता दूंगा मैं आपको। अब जल परिवहन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, वो है आपका सबरी नदी। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। कोंटा जो सुकमा का क्षेत्र है, कोंटा जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कोंटा, वहाँ से लेकर आपके आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक, आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर तक है। आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक 36 किलोमीटर, और यहीं कुनावरम के पास ये गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। अब इसमें विशेष क्या है? तो मुनगा बहार जो नदी है वो कांगेर नदी की सहायक नदी है। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? तो सबरी की। अभी मैंने बताया था कांगेर और मालगेर। तो फिर जो मुनगा बहार नदी है वो कांगेर की सहायक नदी है, और इसमें जो है मुनगा बहार में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, और याद रखिएगा ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, सबसे गहरी भी बोल सकते हो आप। ये लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी जलप्रपात है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई में आपका चित्रकोट आता है जो भारत का भी सबसे चौड़ा है। ठीक, तो तीरथगढ़ जलप्रपात याद रहेगा कहाँ है? तो ये भी बस्तर में है। अब कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक एक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। भैंसा झार नहीं, भैंसा झार अलग है, भैंसा दरहा अलग है। भैंसा झार आपके मरियाली नदी के पास है, और ये जो भैंसा दरहा है वो आपके कांगेर नदी के किनारे है, जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखिएगा विशेष बिंदु को। ये रहा आपका सबरी नदी। सबरी नदी भी इंपॉर्टेंट है, कोलाब क्षेत्र से निकलती है। कोलाब इसका पुराना नाम है, नंदपुर पर्वत से निकलती है, कोरापुट क्षेत्र से। विसर्जन कुनावरम में होता है। 173 किलोमीटर लंबाई है, बस्तर के सुकमा क्षेत्र में बहती है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। इसमें गुप्तेश्वर रानी दरहा जलप्रपात है, ना ही रानीदाह ना ही रानी दहरा। ठीक, रानी दरहा है। इसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कोंटा से कुनावरम 36 किलोमीटर, ये याद रखना। एकमात्र जल परिवहन वाला नदी है ये। ठीक, मुनगा बहार इसी की सहायक नदी, जो कांगेर की सहायक नदी है, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात है जो सबसे लंबा जलप्रपात है हमारे छत्तीसगढ़ का, सबसे गहरा बोल सकते हैं। फिर कांगेर नदी में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ये दोनों आप याद रखना। फिर अगला देखते हैं मालगेर नदी। मालगेर नदी जो कि आपके सबरी नदी की भी सहायक नदी अभी आपने पढ़ा। ठीक, तो इसका जो उद्गम होता है वो बैलाडीला की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम जो होता है वो बैलाडीला की पहाड़ी से होता है। और कहाँ
इसका विसर्जन होता है तो केरलापाल के समीप सबरी नदी में, केरलापाल के समीप, ठीक है। इसमें मालगेर इंदुल जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मालगेर इंदुल जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो मालगेर नदी पर है। कहाँ है, तो सुकमा जिले में है, ये याद करना। फिर इसमें और विशेष क्या है, तो मालगेर की घाटी में बैलाडीला लौह अयस्क के निक्षेप प्राप्त होते हैं। निक्षेप क्रमांक जो 13 और 14 है वो मालगेर की घाटी में प्राप्त होता है बैलाडीला से। ये लौह अयस्क निक्षेप है, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र में आपके लोहा टीना और हीरे के भंडार है, मैंने आपको शैल समूह में बताया था, तो ये इसी क्षेत्र में मिलेंगे, बैलाडीला क्षेत्र में। फिर बाघ नदी ये जो है ये कुलझारी या कुल्हारी पहाड़ से निकलती है, राजनांदगांव के कुलझारी या कुल्हारी पहाड़ से निकलती है, कुलझारी या कुल्हारी पहाड़ से, ठीक। बाघ नदी ये वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी में मिल जाती है। बाघ नदी वेनगंगा में मिलती है और ये वेनगंगा आगे चल के गोदावरी में मिल जाती है। इस प्रकार बाघ नदी है वो भी गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है, ठीक। अब इसमें विशेष क्या है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। दक्षिणी सीमा आपकी सबरी नदी बनाती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा आपकी बाघ नदी बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा आपकी बाघ नदी। तो ये था आपका गोदावरी नदी अपवाद तंत्र। इसमें हमने देखा इंद्रावती, शबरी देखा, शबरी के बाद देखा हमने मालगेर के बाद देखा बाघ नदी। ये सारी नदियाँ जो हैं ये गोदावरी के सहायक नदियाँ हैं। इसे आप 1 से 2 बार और देखिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको ये और बहुत अच्छे से याद हो जाए। और ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रमुख अफवाह तंत्र है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।